अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के बारे में एक बात माइंड में रख लें कि जो केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड के पेपर में आते हैं। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कह रहा, जैसे बायो के एक्सरसाइज के ना होने के बराबर आते हैं या आते भी नहीं हैं जो मश्क के एक्सरसाइज के होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के जो एक्सरसाइज में यानी मश्क में एंड पे दिए होते हैं उन क्वेश्चन में से बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो हमें एक्सरसाइज सारी करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। और आप चैप्टर को कवर भी इसी तरह करें कि पहले ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करें। तो बेटा इसीलिए इस वीडियो में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और ये इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम वालों के लिए मैंने वीडियो अलग बनाई है। उर्दू मीडियम वाले बेटा अलग जाके देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम की चैप्टर 2 की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बाकी भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, दरमियान के क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। बेटा सब सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने प्लेलिस्ट से देखने हैं। उर्दू, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, तमाम सब्जेक्ट्स की। तो वहाँ से प्लेलिस्ट से देखें और लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं तो अपनी तैयारी वहाँ से करें। और वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक करना है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि हम ना सिर्फ आपको इस तरह लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे बल्कि जो बोर्ड के पेपर के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और बोर्ड के पेपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी तरह हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल mass of the atom is concentrated in its nucleus? कि एटम का जो मैस होता है सारे का सारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? कि न्यूक्लियस के बाहर क्या एटम का मैस नहीं होता? सारे का सारा मैस न्यूक्लियस में क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में वो क्या कहता है कि द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। विच हैव अ सिग्निफिकेंट मैस, यानी कि जो ज़्यादा मैस होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में मौजूद नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होते। न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिनका मैस भी ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स। जो शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो दायरे होते हैं एक न्यूक्लियस के बाहर एक एटम में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। और दूसरा, उनका जो मैस होता है वो भी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और इनका मैस भी ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व भी ऑर्बिट्स में करते हैं और उनका मैस भी बहुत कम होता है, वेरी लिटल मैस देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो जो न्यूक्लियस फिर क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने बता दिया। इस वजह से जो सारे का सारा मैस होगा वो किस में होगा? न्यूक्लियस में होगा। इसी वजह से इसे हम कहेंगे मैसिव एंड डेंस पार्ट, यानी कि ये मैस वाला भी है और डेंस भारी हिस्सा भी यही है। समझ आ गई? मैं दोबारा से बता देता हूँ कि न्यूक्लियस में क्यों होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का ही ज़्यादा मैस होता है। इसी वजह से पूरे एटम का जो मैस होता है वो कहाँ पाया जाता है? दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर? कि एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं, एक जैसे क्यों नहीं होते? तो इसका आसान सा जवाब है, एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम वन एंड अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियाई। सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी नहीं होती, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब में डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 होते हैं, कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं। ऐसे सब के प्रोटॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कोई भी एलिमेंट, जो 118 एलिमेंट्स हैं उन 118 में से किसी भी एलिमेंट के जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करते, सबके प्रोटॉन्स अपने अपने होते हैं। एंड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन्स, उनका क्या होता है?
जो एलिमेंट्स की नेचर है वो एक दूसरे से तब्दील हो जाती है। इसी वजह से सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। कार्बन में 6 प्रोटॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। समझ आ गई? जितने भी प्रोटॉन्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। और ये प्रोटॉन्स की तादाद तब्दील होती रहती है, हर एलिमेंट की अपनी होती है। इस वजह से हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफर करता है, उससे डिफरेंट होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बी आई। बी आई क्या होता है? बिस्मथ। इसका ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है ऊपर 210 और नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 83। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ये 83 जो है एटॉमिक नंबर, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि बिस्मथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 83 हैं। और जो होता है एटॉमिक मास वो क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसको हम मैस नंबर भी कहते हैं। यहाँ पे मैस नंबर में क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मैस नंबर या एटॉमिक मैस ये एक ही चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक मैस लिखा हो या मैस नंबर लिखा हो, ये एक ही बात होती है। इसमें क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और जो एटॉमिक नंबर होता है, ये हमने अभी देखा है, इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है? इसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। समझ आ गई? तो हमने क्या देखना है? हमने न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो जो मैस नंबर है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मौजूद हैं, जबकि जो एटॉमिक नंबर है उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अब ये सिंपल सी मैथ है जो आप पहले से पढ़ते आए हैं कि इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मौजूद हैं। ये मैस नंबर है, इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ये एटॉमिक नंबर है। जब मैस नंबर में से हम एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे, यानी कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें से जब प्रोटॉन्स निकल जाएंगे तो जो बाकी बचेगा वो क्या चीज़ होगी? वो न्यूट्रॉन्स होंगे। इसी तरह ये जो मैस नंबर है, यहाँ पे कितना था? 210। 210 हमने लिख दिया है। 210 उसका मैस नंबर था, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसमें से जब हमने प्रोटॉन्स को निकाल लिया, यानी कि नंबर ऑफ जो एटम है, एटॉमिक नंबर, उसे निकाल लिया, वो कितना था? 83। जब हमने 210 में से 83 निकाल लिया तो जो पीछे 127 बचेंगे, ये 127 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ आ गई? बिल्कुल आसान सा ये इसका फार्मूला था, बिल्कुल आसान सी मैथ थी, इसमें कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज ट्रिटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ट्रिटियम क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप्स आप चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर से मुराद प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो, जबकि उनका मास नंबर डिफरेंट हो ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये देखें, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन एक होता है हाइड्रोजन जिसका मास नंबर 1 होता है, एक हाइड्रोजन होता है जिसका मास नंबर 2 होता है। इसका मास नंबर कितना है? 3 है। तो जब मास नंबर 3 है, इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं, ट्रिटियम इज रेडियोएक्टिव बिकॉज इट हैज़ अनस्टेबल न्यूक्लियस ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रॉन। एक्सेस से मुराद बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं रह सकता। प्रोटॉन एक ही है, न्यूट्रॉन कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर 3 मास नंबर इसका बन गया है। अब एक प्रोटॉन था, उसके साथ 2 न्यूट्रॉन हो गए हैं, तो ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बन गया, क्योंकि प्रोटॉन ने भी न्यूक्लियस में रहना है और न्यूट्रॉन ने भी न्यूक्लियस में रहना है। इस वजह से न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या हो गई? ज़्यादा हो गई है। इट एमिट्स एक्सेस एनर्जी, इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगेगी। किस फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। एनर्जी जब रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी, तो इस वजह से इस रेडिएशन के निकलने को ही हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशन खारिज करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। समझ आ गई? अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कब करता है
एनर्जी हासिल कब करता है, एनर्जी इवॉल्व कब करता है, एनर्जी खारिज कब करता है। एन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी वन। यानी कि जब एक एनर्जी लेवल लोअर है और उसके बाहर एक हायर एनर्जी लेवल है, तो एक इलेक्ट्रॉन, हमने जैसे पढ़ चुके हैं कि ये ऑर्बिट्स में हरकत करते रहते हैं, और एक लोअर ऑर्बिट से जब हम हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं, उन्हीं ऑर्बिट्स को ही हम शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो लोअर एनर्जी लेवल यानी कि लोअर ऑर्बिट से जब हम हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को ये हासिल करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जब इन्होंने जाना होता है तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल। और ये एनर्जी रिलीज कब करेगा, इवॉल्व कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर वन। जब वो पहले एक हायर ऑर्बिट में, हायर शेल में, हायर एनर्जी लेवल में हरकत कर रहा है, और जब उससे वो लोअर की तरफ आएगा, तब वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, तब वो एनर्जी एवॉल्व करेगा, रिलीज करेगा, कोई भी वर्ड आप इसमें लिख सकते हैं। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, लाइट और हीट। वो लाइट भी हो सकती है और हरारत भी हो सकती है। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। अब ये हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये भी 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसमें भी कंफ्यूज ना हो। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फर्स्ट शेल टू द सेकंड शेल। जब हम फर्स्ट शेल से सेकंड शेल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। क्यों? बिकॉज द सेकंड शेल इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप जानते हैं सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल होता है वो क्या होता है, फर्स्ट शेल, जिसे के शेल भी कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड शेल होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, उसे एल शेल भी कहते हैं, वो आपने यहाँ पे नहीं लिखना। तो जो फर्स्ट शेल से हम सेकंड शेल की तरफ जाएंगे, तो सेकंड शेल का फासला न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। क्या चीज़ डिक्रीज होगी? जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से कम हो जाएगी, क्योंकि उनके दरमियान में एक और शेल आ जाएगा। यानी कि जब वो फर्स्ट शेल में हरकत कर रहे थे तो उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा थी, जब वो सेकंड शेल में चले जाएंगे तो उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगी, कम होगी। जैसे न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उनकी कम हो जाएगी, वो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे। जब वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाएगा, उसकी एनर्जी, उसका जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से कम हो जाएगा, इसकी वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। इसको हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। सेकंड क्वेश्चन इसका है, व्हाई इज इट नीडेड टू लोअर प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। कि डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस का जो प्रेशर है वो कम क्यों करते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब आप जानते हैं क्या होती है, जिसमें एनोड और कैथोड मौजूद होते हैं। उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? जब हम प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर का मतलब क्या है कि हम गैस मॉलिक्यूल्स को ही कम कर रहे हैं। प्रेशर हम वैक्यूम की मदद से कम करते हैं ना। डिस्चार्ज ट्यूब में से एक ट्यूब है हमारे पास, उस ट्यूब में से हमने प्रेशर कम करना है, वैक्यूम की मदद से करेंगे। तो जब हम प्रेशर कम करेंगे, इसका क्या मतलब है, हम रिड्यूस कर रहे हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम गैस कम कर रहे हैं, उसमें से गैस का प्रेशर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उस गैस मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन की वजह से वो क्या होगी, हिंडर द कैथोड रेज। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, कैथोड रेज से कम टकराएंगे। समझ आ गई? सो दे मूव फ्रीली फ्रॉम द कैथोड। कोई रुकावट उनमें नहीं होगी। रुकावट कौन डालता था? वो गैस मॉलिक्यूल्स डालते थे। जो हमने क्या कर लिए हैं, उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया है, कम कर लिया है।
प्रेशर कम करने का मतलब ही यही है, यानी कि ज़्यादा प्रेशर होगा तो गैस के मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, वो रुकावट डाल रहे होंगे कैथोड रेज में। अब जब हमने प्रेशर कम कर लिया है, गैसेस निकाल लिए हैं, रिड्यूस कर लिए हैं वैक्यूम पंप से, तो अब वो क्या हो जाएगा, हिंडर द कैथोड रेज, यानी कि रुकावट क्या कर दी है, ख़त्म कर दिया है। अब ये आसानी से कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। अब ये भी आपने याद रखना है कि हमेशा कहाँ मूव करेंगे ये मालिक्यूल्स, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जबकि अगर प्रेशर हाई होता तो ये आपस में ही क्या करने लग जाते हैं, टकराने लग जाते हैं। एक सिंपल सी बात है कि एक ट्यूब में, एक डिस्चार्ज ट्यूब में या किसी भी जगह में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो गैस के मालिक्यूल्स आपस में वहाँ ज़्यादा टकरा रहे होते हैं। जब हम प्रेशर कम कर देते हैं, उसमें से गैस निकाल लेते हैं, तो उनका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल कंसेप्ट क्या है। उसके साथ ही हाउ हैज दिस कंसेप्ट चेंज विद द टाइम, और ये कंसेप्ट तब्दील क्यों हो गया। पहले हम ये बताएंगे कि क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दो बातें याद रखनी है, एक तो ये स्मॉल है बहुत ज़्यादा, और इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इतना स्मॉल है कि इसका जो मैस है वो भी बहुत कम होता है। और दूसरा, इस पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल, कि ये न्यूक्लियस के बाहर हरकत करता रहता है, अपने शेल के अंदर, अपने दायरे के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर। समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के बाहर एक शेल के अंदर रिवॉल्व करता रहता है, रिवॉल्व इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि ये चेंज कैसे हुआ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, कि आजकल की अप्रोच में इलेक्ट्रॉन्स में कौन सी बातें हैं। ये बातें बस याद रखनी है, क्या है कि चार्ज क्लाउड्स हैं इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कौन सा इनमें, मैंने पहले बताया है कि इनमें नेगेटिवली चार्ज है। whose location around the nucleus cannot be predicted with 100%, यानी कि दो बातें इसमें याद रखनी है कि एक तो इनमें चार्ज कौन सा है, न्यूक्लियर सॉरी इनमें चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और दूसरा ये क्लाउड्स की तरह पाए जाते हैं, इनकी कोई भी 100% हम लोकेशन नहीं बता सकते, क्योंकि ये हर वक्त क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अपने दायरे में, अपने शेल्स में। तो जब ये एक क्लाउड की तरह है, इनकी हम लोकेशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये हर वक्त एक तो हरकत करते रहते हैं, दूसरा ये क्लाउड्स की तरह होते हैं। समझ आ गई। और ये न्यूक्लियस के बाहर अपने ही शेल में हरकत करते रहते हैं। तो दो बातें याद रखनी है कि एक चार्ज क्लाउड्स हैं, और लोकेशन हम इनकी 100% नहीं बता सकते। There is a certain probability of find electron at a certain probable distance from the nucleus, तो probability होती है, यानी कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ चांसेस होते हैं बताने के कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद हो सकता है। प्रोबेबल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि इस डिस्टेंस में, वो डिस्टेंस जो होता है उसके शेल का डिस्टेंस होता है कि उस शेल में मौजूद हो सकता है, लेकिन उस शेल में वो किस जगह पर होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है हर वक्त ये हरकत में ही रहते हैं, हर वक्त ये मूवमेंट में ही रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, व्हाई द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होते हैं। एक हमने पहले भी अभी न्यूक्लियस की बात की है ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो इनके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों होते हैं, बिकॉज इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम देख रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप था उसमें एक प्रोटॉन था और दो न्यूट्रॉन हो गए थे। तो यहाँ भी इसी तरह है कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव होते ही इसी वजह से हैं, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, कि उनके जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स उनका बैलेंस नहीं रहता, न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो वहाँ पे समराइज नहीं हो सकते उस न्यूक्लियस में, उनके जो है वो जगह नहीं बन सकती, इस वजह से वो रेडिएशन खारिज करते हैं। न्यूक्लियस जो है वो एक प्रॉपर तरह से, जिस तरह एक आम एलिमेंट का होता है उस तरह वो रह नहीं सकता, तो वो रेडिएशन जब खारिज करने लग जाते हैं उसको हम कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। द imbalance cause the nucleus to undergo radioactive decay emitting radiation to become more stable, तो जब ये रेडिएशन खारिज कर देते हैं इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, फिर स्टेबल हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे आप सेकंड चैप्टर में सारे पढ़ चुके हैं,
हाउ डिड साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे क्यों हैं? हाइड्रोजन में, कार्बन में, ऑक्सीजन में, क्लोरीन में, पोटाशियम में, जितने भी एलिमेंट्स हैं एटसेट्रा, कि सब में जो प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं एक जैसे क्यों हैं? हालांकि सबकी केमिकल नेचर चेंज है, सबके करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, लेकिन सब में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हैं? एक जैसे हैं। तो तीन बातें थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त किया कि सब में क्या है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं। फर्स्ट वन क्या है? कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज अक्रॉस डिफरेंट गैसेस, कि जब भी उन्हें डिफरेंट गैसेस क्या किया गया, कैथोड रेज से एनोड की तरफ भेजा गया, तो सबका बिहेवियर क्या था? एक जैसा था, किसी में भी फर्क नहीं आया। जितने भी प्रोटॉन थे, जितने भी एलिमेंट्स के प्रोटॉन थे, सारे के सारे एक ही बिहेवियर शो कर रहे थे। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे एक ही बिहेवियर शो कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि सब के अंदर, सब एलिमेंट्स के अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं? सेम है। दूसरे नंबर पे क्यों कहा? सेम चार्ज टू मैस रेशो। चार्ज टू मैस रेशो आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, क्योंकि इन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, और इनका मैस भी होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है, लेकिन इनका मैस होता है, प्रोटॉन का भी मैस होता है। तो जो इनकी चार्ज टू मैस रेशो है, प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, सारे एलिमेंट्स के जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं सब की चार्ज टू मैस रेशो सेम है। यानी कि एक एलिमेंट का प्रोटॉन लें, दूसरे एलिमेंट का लें, तीसरे का लें, सब की जो चार्ज टू मैस रेशो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। इस तरह सारे एटम्स के अगर आप इलेक्ट्रॉन्स लें तो उनकी भी चार्ज टू मैस रेशो क्या होगी? सेम होगी। इस वजह से क्या कहा गया कि सब के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। और आखिरी क्या है? सेम एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? ये आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। जब वो रेडिएशन एमिट करता है तो वहाँ पर एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब भी जिस एलिमेंट्स का भी वो इलेक्ट्रॉन था, जब भी वो क्या कर रहा था? रेडिएशन से एक स्पेक्ट्रम बना रहा था, तो सब के स्पेक्ट्रम क्या थे? सेम थे, एक जैसे ही एमिशन स्पेक्ट्रम बन रहे थे। इसी वजह से कहा गया कि ऑल द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर लाइक टुगेदर, एक जैसे ही होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और देखेंगे इसके बाद कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं या लॉन्ग क्वेश्चन। ये मैंने एक्सप्लेन से इसलिए समझाया है क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें हैं समझ नहीं आती। अब ये आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आपका जो लेवल है वो सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा कम है। इस वजह से जब ये आप नई चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी इसमें मुश्किल लगती है। तो मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में, आसान अल्फाज में, जिसे एक स्टूडेंट समझ सके, जिसे एक 9th क्लास का स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, और इसे समझकर वो क्या कर सकता है? अपना आंसर क्वेश्चन में, पेपर में, जहाँ पर भी हो लिख सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।